जी। तो बेटा अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पर हम ज्योमेट्री देखते हैं। तो मैं आपको एक टेबल बनाकर बताता हूं, तो ये आपने याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। पूरा चैप्टर जो आप समझ ले, उसमें से एमसीक्यूज आए ना आए, इसमें से तो लाजमी आएंगे। एफपीएससी में तो लाजमी आएंगे, आप देख लें उठाकर। 3-4 एमसीक्यूज हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के पूछे गए हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटॉल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल, तो उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हम लिखेंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन। और मैं फिर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ज्योमेट्री उनकी। तो बेटा अगर आपके पास टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल है, तो मतलब दो बॉन्ड बनेंगे। एक एस, इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को एसपी बोलेंगे। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा दो एटम्स के दरमियान, वो 180 का होगा। इसके बाद थ्री होंगे तो sp2 होगी। और ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, टीपी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह से होगी, और इनका जो आपस में तीनों का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 होगा, क्योंकि सर्कल जो होता है ये 360 रोटेशन होती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट है जी, अगर फोर हो तो sp3 होगी। और ज्योमेट्री जो होगी बेटा इसकी, आपको पता है टेट्राहेड्रल होती है इस तरह से। और इनका जो एंगल होता है आपस का 109.28 होता है। और अगर फाइव हो तो इसमें से ये पूछ लेते हैं, ये फाइव वाली हो गई या आगे जो हम देखेंगे sp3d2। फाइव अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल हो बेटा, तो उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, मतलब इस तरह से ये होगी ज्योमेट्री। ये ट्राइगोनल प्लेनर है ना, इससे ऊपर एक लगा दें और एक एटम नीचे लगा दें। ठीक है। तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। इसका और इसका एंगल है 120 का। ये दो जो लगाए हुए ना, इनमें से एक होता है आउट ऑफ प्लेन और एक होता है, ये दोनों वैसे आउट ऑफ प्लेन है। एक अवे होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। ठीक है। इसी तरह इसके और इसके दरमियान जो एंगल होगा वो 120 का होगा। फिर अगेन इसके और इसके दरमियान जो एंगल होगा 120 का होगा। लेकिन ये दोनों को छोड़कर बात कर रहे हैं हम। इसके बाद सिक्स अगर हम बात करें, तो सिक्स में बेटा आ जाता है sp3d2। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। वो इधर मैं बना देता हूँ। ये ऐसी कुछ शेप होती है इस तरह से। एक अबव होता है एटम, एक बिलो होता है। ये जब हम स्टडी करेंगे ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फिर इसका अगला चैप्टर ही हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टडी करना है, तो मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद सेवन की अगर हम बात करें, तो सेवन तक ही करें ये करते हैं हम। सेवन जो होगा उसकी होगी sp3d3। तो इस ज्योमेट्री को कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल पांच पहले तो आपने बना लेने हैं। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। ठीक है। और एक ये बन गया, ये पांच बन गए। कॉर्नर बना रहा हूं मैं। ये पांच बन गए। एक ऊपर लगा दें, एक नीचे लगा दें। तो ये टोटल सात हो गए पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और इनमें तकरीबन तमाम का एंगल जो होता है वो 72 डिग्री का आता है। एंगल कैसे निकालते हैं? सेवन को जरा करें डिवाइड 360 से, तो क्या एंगल निकल कर आता है? अगर उनके दरमियान इक्वल एंगल होगा, तो 360 से डिवाइड करें सेवन को, तो ये 51 आता है। इट मींस इनका इक्वल एंगल नहीं है। कुछ जो एटम्स हैं उनका एंगल जो है वो सेम है, लेकिन जो अबव प्लेन होता है ये वाला और बिलो वाला, इनका एंगल डिफरेंट हो सकता है। यही रीजन है कि इनका सर एंगल ये इक्वल नहीं होता। ठीक है। ये ये याद सर हर एक केस में होगा। इसको 360 डिवाइडेड बाय जितने बॉन्ड होंगे हर एक के साथ डिवाइड रखिए। करके निकल आता है एंगल। ऐसे नहीं निकल कर आता। कि मैंने आपको रफ सा आइडिया बताने की कोशिश की थी।
लेकिन इसको यूज नहीं करना। अगर कहीं पे फंस जाए फिर इस ट्रिक को यूज करके राउंड अबाउट जो एंगल होगा वो लगा लेना है। अदरवाइज ऐसा कतन भी नहीं काम करना, मैं इसे रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि सर्कल बना रहा होता हूँ, यहाँ पे सर्कल नहीं बन रहा। तो अब हम ट्रिक की बात करते हैं बेटा। देखें, ट्रिक वन है कि अगर किसी एटम में या एक कंपाउंड में 2 से 8 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा वही उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। पहली चीज। दूसरी बात, अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो लेकिन 56 या 56 से कम हो, तब 8 से डिवाइड करेंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन का आंसर आएगा वही उसकी, जो आंसर आएगा वही उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। नंबर 3, अगर 56 से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएं तो 18 से डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अभी एग्जांपल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर CH4। अब देखिए, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस की बात कर रहे हैं, और इसके पास भी 4 है, तो टोटल कितने हो गए? 8। अब 8 जो होता है इस कैटेगरी में लाई करता है, तो 8 को अंदर रखें। डिवाइड किससे करना है? 2 से। 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जार 8, तो आंसर कितना आता है? 4। 4 हाइब्रिडाइजेशन होती है, S एक होता है और 3 P होते हैं, तो sp3। इसी तरह आप किसी आयन की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, लाइक ClO4 नेगेटिव। तो बेटा इसमें जो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 4 के पास कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। और एक ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है तो ये प्लस करना है, माइनस नहीं कर देना गलती से भी। तो ये टोटल बन जाएंगे 32। अब 32 इस कैटेगरी में सेकंड में लाई करता है, तो इसको आप डिवाइड कर दो 8 से, तो 8 4 जार 32, तो sp3। तो एक ये ट्रिक है जो 90 से 95 या 95% चांसेस होते हैं कि ये ट्रिक आपकी हर क्वेश्चन में वर्क कर जाएगी। जो सिंपल मॉलिक्यूल है, कम्प्लेक्स की हम बात नहीं कर रहे। ठीक हो गया। इसके बाद एक फार्मूला होता है, वो याद कर लें, आपकी मर्जी है, दोनों मैंने आपको वैसे बता देने हैं। देखें, ये फार्मूला होता है कि वो जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब वो डी का कॉन्सेप्ट उसमें आता है ज्यादा। 1/2, यहाँ पे आपने लिखना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको आपने प्लस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड है। नेगेटिव चार्ज को आपने क्या कर देना है? प्लस। और अगर पॉजिटिव चार्ज ऐड है तो उसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया है तो पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर देना है, और प्लस कर देना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो जितने उसमें मोनोवैलेंट एटम है जिनकी वैलेंसी 1 होती है ये ऐड कर दें, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर बता सकते हैं। लाइक आपको लग रहा होगा सर इतना टफ, ऐसा नहीं है। NH3 देखें तो नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 5, ऐड कर दिया। 1/2 से डिवाइड कर दें पहले, और इसके ऊपर कोई चार्ज है? 0 है। कोई पॉजिटिव चार्ज? 0 है। और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? इनकी वैलेंसी जिनकी 1 होती 3 है। सर 3 इतना आसान हो गया? 8 को 2 से डिवाइड करें तो ये 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह SF4 है, तो ये फार्मूला भी बहुत इंतहाई आसान है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1/2, सल्फर के पास 6 होते हैं, 4 मोनोवैलेंट लगे हुए हैं तो 5, तो इट मींस sp3d। तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ गई। तो ये दो ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरह ना एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन फॉर ऑक्सी एसिड्स, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है लेकिन समझ लें। हाइब्रिडाइजेशन फॉर ऑक्सी एसिड जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं, ऐसे एसिड्स जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं। मिसाल अगर आपको दूं तो बेटा ये है आपके पास, लाइक देखिए इनमें से एक से ज्यादा एटम है। तो यहां पर अगर हम बात करें
दो चार पूरी, दो और दो चार, दो और दो चार पूरी। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह के केस में मैं आपको बता देता हूँ कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। अगर कोई आपसे पूछे कार्बन नंबर 1 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन 2 की क्या है, 3 की क्या है, तो इस तरह से। तो बेटा यहाँ पे आपने काउंट करने जस्ट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आपको बता देंगे हाइब्रिडाइजेशन। अगला काम आप ज्योमेट्री बता सकते हो। अब पहले में काउंट कर ले सिग्मा बॉन्ड। अगर दो होंगे तो बता देता हूँ sp होगी, अगर तीन होंगे तो sp2 होगी, अगर चार होंगे तो sp3 होगी, अगर पांच होंगे तो sp3d होगी, सिक्स होंगे तो सो ऑन। यहाँ पे काउंट कर लें, एक दो और एक ये हो गया तीन, तो इट मींस sp2 है इसकी। इसी तरह बाकी में काउंट कर लें, इसमें कितने सिग्मा, एक और एक ये दो, तो इसकी हो जाएगी sp। तो ये इंतहाई आसान है बेटा, ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। कब? जब आपके पास दूसरे कोई फॉर्मूले यूज ना हो रहे हैं, तो ये ऑक्सी एसिड्स के लिए या मोर देन वन सेंट्रल एटम होते हैं जिनमें, ये तब यूज करना है आपने। इसके बाद अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी देखें, हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं ये चीजें। अकॉर्डिंग टू वीबीटी आपके पास CH4 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसका एंगल है 109.28, और सिमिलरली NH3, इसकी जो ज्योमेट्री है वो sp3 है, इसका जो एंगल है वो 107 है। इसमें जीरो लोन पेयर है, इसमें वन लोन पेयर है। और सिमिलरली H2O, इसमें अगर आप चेक करें तो sp3 है, और बॉन्ड एंगल 104 है। अगेन टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा यहाँ पे आपने जरा गौर किया कि बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है लोन पेयर चेंज होने से। ऐसा क्यों? इंपॉर्टेंट बात आ गई ना। अब वीबीटी के अकॉर्डिंग तो ये तीनों के तीनों जो एंगल थे वो सेम होने चाहिए थे, क्योंकि वीबीटी के बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, और हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये बात पढ़ ली थी कि आप उसमें जो मर्जी चीज ऐड कर दें, मिल्क शेक बनाने में बनेगी सेम। लेकिन अब तो ये तो भेदभाव हो गया कि एक में एंगल ज्यादा एक में कम है, तो ऐसा कैसे? समझने और सोचने वाली बात है। तो मैं एक बात आपको बता दूं यहाँ पर, लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम के ऊपर इंक्रीज कर जाएं, ये वैसे लोन पेयर बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए मैं चार स्टेप बताऊंगा जो 100% सवाल आपके हल कर देंगे ऐसे सेकंड में ही। वो मैं आपको नेक्स्ट जब हमारे लेक्चर होंगे तब बताऊंगा। लोन पेयर अगर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जितने ज्यादा बढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा। अभी के लिए ये याद रख लें। इसकी रीजन ये होती है क्योंकि रिपल्शन होती है। क्या होती है? लोन पेयर की रिपल्शन होती है। ये आगे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आती है वेस्पर थ्योरी। अच्छा, मेरे हिसाब से मुझे जहां तक याद है, एफएससी की बुक्स में ये वेस्पर थ्योरी को पहले लिखा हुआ है। आप में से कोई वेरीफाई करेगा? इससे पहले लिखा हुआ है ना वेस्पर थ्योरी को? जी, जहां मुझे याद। यस, पहले पहले लिखा हुआ। तो कितनी यार, कितनी बड़ी मिस्टेक की हुई है, अंदाजा लगाएं आप कि आप किस तरह से उसको पहले लिख के आ रहे हैं। पहले वीबीटी बच्चों को समझाएं, फिर वेस्पर थ्योरी की बात करें कि ये सीन है, ये बॉन्ड एंगल इसका एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, फिर उसको समझ भी आएगी ना कि रिपल्शन क्या, अट्रैक्शन क्या हो रही है, क्यों बॉन्ड एंगल इसका है, वो सारी बातें। खैर, तो वेस्पर थ्योरी की हम बात करते हैं अब। लेकिन मैं अपने जो सिलेबस मेरे पास मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, मैंने अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया हुआ है। ये नहीं कि पहले जो बुक में लिखा हुआ उस चीज़ को ऐसी, ऐसा हरगिज भी नहीं होगा। वेस्पर थ्योरी ये बात कहती है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर।
तो दो टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की एक मॉलिक्यूल के अंदर। एक को आप कहते हो बॉन्ड पेयर और दूसरे को आप कहते हो लोन पेयर। ये दो तरह की टाइप्स होती हैं। अब रिपल्शन का ऑर्डर सेकंड हमें बताती है कि जो सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है वो लोन पेयर में होती है। फिर बॉन्ड पेयर, सॉरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होती है। और फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में होती है। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ये हमेशा आपस में रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ऑलवेज रिपेल। ठीक है। क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर रहना चाहते हैं। टू रिमेन फार अपार्ट, फार अपार्ट, वो एक दूसरे से बहुत दूर रहना चाहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है दो चीजों पर, बॉन्ड पेयर पर भी और लोन पेयर पर भी। तो सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर जो होते हैं वो हमें बताते हैं ज्योमेट्री किसी भी चीज की। अगर मैं आपको मिसाल दूं, वाटर जो है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? आप में से बहुत से कह देंगे सर बेंट, बेंट बेटा शेप है, ज्योमेट्री नहीं है। ज्योमेट्री काउंट करती लोन पेयर्स को भी और बॉन्ड पेयर। अब ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री बन गई है टेट्राहेड्रल। वाटर की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, जबकि शेप जो होती है, शेप जो होती है वो बेस कर रही होती है जस्ट बॉन्ड पेयर के ऊपर, वो बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करती है। तो शेप इसकी बेंट हो सकती है, ज्योमेट्री इसकी बेंट नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये शेप और ज्योमेट्री में फर्क आ गया है। इसके बाद है कि वाई लोन पेयर रिपल्शन इज मोर। वाई? बेटा लोन पेयर जो होता है मैक्सिमम रिपल्शन शो करवाता है एंड बॉन्ड पेयर हैज लेस रिपल्शन। बात को समझना है, बड़े मजे की बात है कि आपको पता है बॉन्ड में जो होता है, ये एक एटम है और ये एक एटम है, इनके दरमियान बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। और ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन टू एटम्स के दरमियान डिवाइड होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिवाइडेड बिटवीन टू एटम्स, ये बात समझ लें। ये दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों के दरमियान डिवाइड होते हैं। जबकि अगर हम बात करें लोन पेयर की, तो लोन पेयर जो होता है वो अकेला एक ही एटम के सर पर सवार होता है, जैसे नाइट्रोजन है। तो ये जो है बेसिकली ये एक एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है लोन पेयर। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, जबकि बॉन्ड में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो यही रीजन होती है कि ये एक ही न्यूक्लियस के ऊपर होता है, बाकी दो न्यूक्लियस में डिवाइड होते हैं। यही रीजन है कि ये आपके पास ज्यादा रिपल्शन शो करवाता है और बाकी जो होते हैं वो इतनी रिपल्शन शो नहीं करवाते। और यही रीजन है कि जो आपके पास NH3 है उसका बॉन्ड एंगल कम होता है एज कम्पेयर टू CH4, और वाटर जो है उसका फर्दर जो होता है बॉन्ड एंगल वो कम हो जाता है। क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन है, मैं अगर आपको बताऊं, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, ये एक लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर ये आपस में रिपेल करेंगे। फिर ये इसकी और ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है इनकी रिपल्शन होती है। इसी तरह इसकी और इसकी रिपल्शन होती है। तो ये इस तरह से रिपेल करते हैं आपस में। ठीक हो गया बेटा। ये दूर रहना चाहते हैं एक दूसरे से। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, शेप का भी और इस तरह की जो चीज है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ
वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशंस कौन सी हैं? इसके बाद हमारे 2 दिन और उम्मीद है इस चैप्टर पे लगेंगे कल, क्योंकि हमने एमओटी पढ़नी, बहुत लेंथी डिस्कशन है एमओटी पे। और उसके बाद छोटी मोटी चीजें हैं कुछ, और वो फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने देखना है। लिमिटेशन में पहले तो ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन, डजंट एक्सप्लेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या ज्योमेट्री ऑफ या शेप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये जो आइसो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है बेटा, इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी तो शेप फिर सेम होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, इनकी डिफरेंट शेप होती है, तो ये उनकी शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। दूसरी बात, वेस्पर थ्योरी जो होती है डज नॉट शेड एनी लाइट ऑन द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स को तो एक्सप्लेन ही नहीं करती। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, ये उनको भी एक्सप्लेन नहीं करती। और फिर ये स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल कंपाउंड्स है, उसको भी एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं करती। स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल कंपाउंड्स को भी ये एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है। इसके बाद वेस्पर थ्योरी की एक और लिमिटेशन है कि ये जो हेलाइड के हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विल हैव अ लीनियर स्ट्रक्चर, ये कहती है, वेयर एज देयर एक्चुअल स्ट्रक्चर इज बेंट। ये कहती है कि जो हेलाइड होते हैं ना, ग्रुप 2 वाले जो बनते हैं, लाइड ऑफ मैग्नीशियम वगैरह वाले, हेलाइड ऑफ ग्रुप 2 जो हैं, ये कहती है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, लेकिन उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वही बेटा अगेन रिपल्शन होती है। ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट हो जाता है रिपल्शन की वजह से। और बॉन्ड पेयर तो होते हैं, बॉन्ड पेयर तो होते हैं ना बेटा। इसके बाद स्ट्रक्चर जो होता है, इसके बाद वेस्पर थ्योरी जो होती है वो सिंपल है। बॉन्ड पेयर की भी रिपल्शन हमने पढ़ी है, आपको याद है, सिंपल है। और अब ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट या हर जगह पे फॉलो नहीं होता कि रिपल्शन होगी तो एंगल कम होगा। ये याद रख लें, समटाइम रिपल्शन से एंगल बढ़ भी सकता है और समटाइम रिपल्शन से एंगल डिक्रीज भी हो सकता है। ये 4 केसेस आगे हमने स्टडी करने हैं, उसमें ये चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। सारा कॉन्सेप्ट जो है रिपल्शन वाला आपका क्लियर हो जाएगा। सिंपल मॉलिक्यूल के लिए होती है, और ये बाकी जो मॉलिक्यूल होते हैं कम्प्लेक्स, उनके लिए ये वर्क नहीं करती। तो आज हम यहीं तक इसको एंड करते हैं, कल हम इंशाल्लाह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टडी करेंगे। कोई आपका सवाल है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी। सर इसमें